हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉग स्पॉट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि लाइट के बारे में थोड़े से वीडियो होनी चाहिए जो हमारे काम आए। तो आज हमने ये टॉपिक चुना है, लाइट का टॉपिक हमने चुना है। आज हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ये लाइट है ये क्या होती है, आज हम इसका नेचर क्या होता है वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो लाइट की डिफिनीशन है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच ऑन एंटरिंग आवर आइज गिव्स अस द सेंसेशन एंड एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो लाइट है ये एक फॉर्म एनर्जी की होती है। जब वो हमारे आंखों में चली जाती है तो तब हम प्रिडिक्ट करते हैं, तब हम सेंसेट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो उसको हम देख पाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल एंटरिंग आवर आइज गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम बात करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास अपनी लाइट होती है और कौन से ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, उनमें दो कैटेगरी आती है। एक आती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आता है सन, कैंडल, ETC। दैट मीन्स कि सन जो है वो अपनी लाइट देता है, उसके पास अपनी ओन लाइट होती है, हैविंग देयर ओन लाइट। एंड जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। तो क्या आपने समझा कि लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल एंटरिंग आवर आइज गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नॉट देयर ओन लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यही हमें मदद करते हैं कोई भी चीज देखने में। अगर हम अंधेरे में होते हैं हम आपस में नहीं देख पाते हैं, अंधेरे में हम अपने आप को नहीं देखता है, हम उसको भी नहीं देख पाते हैं। वाई? बिकॉज हमारे पास अपनी ओन लाइट नहीं होती है। तब जाके क्या होता है, कोई कैंडल, कोई गैस जो हमारे पास होता है, सोलर लाइट होती है, तो उसकी जो लाइट होती है वो हम पे फॉल होती है। हम पे फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके वो हमारे आंखों में आती है, तो तब जाके हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ओके, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे, क्योंकि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही लाइट फॉल करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट, चाहे वो रिफ्लेक्ट करते हो या स्कैटर करते हो, उस लाइट को वो हमारे आंखों में चली जाती है, तो हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अब जो ये लाइट है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हुई है इस लाइट पे कि जो लाइट जो है उसका नेचर क्या है, वेदर इट हैव पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इस पे जो थ्योरीज है बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे स्टडी की है, तो तब जाके डिफरेंट थ्योरी जो है वो सामने आई। तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो इनमें आता है वो है कार्पस्क्यूलर थ्योरी। जो कार्पस्क्यूलर थ्योरी है वो दी हुई है किसने? सर इसाक न्यूटन ने। फेमस साइंटिस्ट जो है सर इसाक न्यूटन जो है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। किसको? कार्पस्क्यूलर थ्योरी को। तो किसके बारे में? नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचर है वो क्या है, सर इसाक न्यूटन ने पहला इसमें काम किया है। तो उसने कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी है 1678 में। 1678 में प्रपोज की है कार्पस्क्यूलर थ्योरी, जो दी किसने? सर इसाक न्यूटन ने। दूसरी हाइजेनस वेव थ्योरी 1678 जो दी थी किसने? क्रिश्चियन हाइजीन ने। तो दूसरी थ्योरी जो हाइजीनस वेव थ्योरी जो है वो 1678 में दी किसने? क्रिश्चियन हाइजीन ने। तो तीसरा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1873 में दी है किसने? मैक्सवेल ने। तो जो फोर्थ नंबर पे आती है क्वांटम थ्योरी, वो दी है किसने? मैक्स प्लैंक ने। तो लास्ट में जो ड्यूअल नेचर जो हम जानते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, वो किसने दी है? डिब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट दी। तो ये डिफरेंट थ्योरीज थी जो नेचर ऑफ लाइट को बयान करती है, जो नेचर ऑफ लाइट को जानने में हमें मदद करती है। पहला जो है वो है कार्पस्क्यूलर थ्योरी, दूसरी हाइजीनस वेव थ्योरी, तीसरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चौथी जो है वो क्वांटम थ्योरी है, और पांचवी जो है वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। अब हम एक एक को लेके
स्केलर थ्योरी को देखेंगे, इसमें क्या क्या हुआ था। फिर हम हाइजीनस वेव थ्योरी को देखेंगे, इसमें क्या हुआ था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, फिर क्वांटम थ्योरी को, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ थ्योरी को, क्या क्या इसमें उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेचर ऑफ लाइट में जो पहला स्टेटमेंट था जो सर इसाक न्यूटन ने दिया था 1678 में, उसका स्टेटमेंट क्या था और कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें न्यूटन क्या कहता है? इसमें न्यूटन पहली बात कहता है कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टेनी मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो न्यूटन कह रहा है कि जो लाइट है वो बनी हुई है मासलेस टेनी पार्टिकल्स। मासलेस इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वो पार्टिकल्स हैं उनका मास नहीं है, मास तो उनका होता है, लेकिन हम उनको प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि इनके पास मास है या नहीं। वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो नैनो में होते हैं। तो अगर हमको उनका मास जानना हो तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस इस्तेमाल करने होंगे जिससे हम उनका मास निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम सीधे देखेंगे तो हमारे आंखों के सामने वो मासलेस पार्टिकल्स होंगे। तो वो कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द टेनी मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो उसने कहा कि लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टेनी मासलेस पार्टिकल्स। तो न्यूटन ने कहा जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है मासलेस पार्टिकल्स, जिनको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और क्या कहा न्यूटन ने कहा दे आर एमिटेड फ्रॉम ए लाइटेड ऑब्जेक्ट। जो वो मासलेस पार्टिकल्स है जिनको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, उनको इमिट करती है कौन? लाइटेड ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको इमिट करते हैं। जैसे कि सन है, कैंडल है, वही उनको इमिट करता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? वेलोसिटी इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उनकी जो रफ्तार होती है, जो कॉर्पस्कल्स की रफ्तार होती है, मासलेस पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो रफ्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और फिर क्या कहा? जो कॉर्पस्कल्स ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो कॉर्पस्कल पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो क्या क्या इस थ्योरी से उन्होंने क्या क्या दिया है, कौन कौन से फिनोमेनन वो है जो न्यूटन ने दिए हैं किसमें? लाइट में। पहला जो फिनोमेनन है जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है वो रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन वो हम आगे वाले जो आप यहाँ याद रखिए कि कौन से फिनोमेनन्स वो है जो न्यूटन ने दिए और कौन से फिनोमेनन्स वो है जो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं कर जिनको न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया। पहला फिनोमेनन जो है जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और वो फिनोमेनन्स जो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किए वो है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। इनको भी मैं आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे उनमें मैं डिस्कस करवाऊंगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। न्यूटन ने और एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। वो क्या था कि जो मीडियम होता है, आपको पता होगा मीडियम किसे कहते हैं? जो मीडियम होता है, मीडियम में जो ये कॉर्पस्कल्स होते हैं ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। मीडियम में ये ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दैट मीन्स कि उनकी जो स्पीड होती है, रफ्तार जो होती है वो मीडियम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो मीडियम किसे कहते हैं और वैक्यूम किसे कहते हैं? मीडियम वो होता है जो हमें मदद करता है कोई भी चीज़ प्रोपोगेट करने में, जो हमें मदद करता है उसे हम मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे सुन पा रहे हो, वो किस तरह से? क्योंकि जो हमारे बीच में जो एक मीडियम है जिसको हम ईयर कहते हैं, तो ईयर हमारा मीडियम हुआ, यहाँ पे ईयर हमारा मीडियम हुआ। इस ईयर के जरिए हम क्या कर पाते हैं? जो हमारी आवाज़ है वो ईयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करते हैं। जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो साउंड जो होती है वो एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, तो तब जाके वाइब्रेशन के जरिए जो वाइब्रेशन होती है वो पार्टिकलों के जरिए प्रोपोगेट होके हमारे कानों तक पहुंचती है, तो तब जाके हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें कहा गया हो तो हम उसको सुनते हैं। तो अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम वो होता है जहां कोई मीडियम नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे मून में जब कोई जाता है तो वहाँ पे हम एक दूसरे को नहीं सुन पाते, क्योंकि मून में जो है वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पे एयर नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे वहाँ पे तो कोई मीडियम जब नहीं हो तो
साउंड, हमारी साउंड को प्रोपोगेट करने में कौन मदद करेगा? तो फिर हम नहीं सुन पाते हैं। तो अगर हम मून पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एयर नहीं होता है, मीडियम नहीं होता है, तो हम आपस में नहीं सुन पाते हैं। तो क्या कहा उसने कहा कि जो मीडियम में जो स्पीड होती है इन कार्पस्क्यूलर की, जो कार्पस्क्यूलर होते हैं, जो कार्पस्कल्स होते हैं, जो ये स्मॉल मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है किस में? उनकी जो स्पीड होती है मीडियम में, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम में, यानी कि जहाँ पे मीडियम नहीं हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है और यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट वो कम है। ये कहा था किसने? न्यूटन ने। किस में? कार्पस्क्यूलर थ्योरी में। पहला क्या कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द टिनी मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। दूसरा क्या कहा? दे आर इमिटेड फ्रॉम ए लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, कैंडल, एटीसी। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उनकी जो रफ्तार है वो कितनी है? नियर अबाउट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट जो है कार्पस्कल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कार्पस्कल्स होती है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल्स। जो कलर होता है डिफरेंट पार्ट, जो कलर होता है लाइट का, चाहे रेड हो, ब्लू हो, वो ड्यू टू किसके जरिए होती है? साइज ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स का कम हो, ज्यादा हो, तो उस पर लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है। और कौन कौन से फिनोमेनन है जो जिनको उन्होंने कौन कौन से फिनोमेनन है जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है? पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। एंड कौन से जो फिनोमेनन्स है जिनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें आता है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। दूसरी थ्योरी जो है वो हाइजेनस वेव थ्योरी है, जो नेचर ऑफ लाइट बयान करती है। वो क्रिस्टन हाइजन ने दी थी 1678 में। इसमें हाइजन क्या कहता है? इसने कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये एक एनर्जी की फॉर्म है, विच ट्रैवल्स इन वेव फॉर्म। इसने कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। वेव तो आपको पता होगा, वेव इस तरह से होती है जिसमें क्रस्ट्स और ट्रफस आते हैं। फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स, मतलब कि जो ल्यूमिनस सोर्स में जो लाइट आती है वो जो है वो ट्रैवल करती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। किसमें? वेव फॉर्म में। एंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंस लाइक साउंड। और उसमें कंसिस्ट क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंस। जिस तरह साउंड में मैंने आपको बताया था, पहले से ही बताया था, सर इसाक न्यूटन की थ्योरी में, कार्पस्कुलर थ्योरी में, कि जो ये डिस्टर्बेंस होती है वेव पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स के दरमियान, तब जाके हम सुन पाते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा कि जो ये वेव होती है वो सिंपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंस लाइक साउंड की तरह ट्रैवल करती है। लेकिन हमें पता है जो साउंड होती है उसको मीडियम की जरूरत होती है, उसको मीडियम की जरूरत है, मीडियम नीड। इसको मीडियम की जरूरत होती है, किसको? साउंड को। लेकिन जो वेव होती है वो कभी कभार, वो हमेशा किसमें? वैक्यूम में होती है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे प्रोपोगेट इन वैक्यूम। वो वैक्यूम में, यानी कि उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो हाइजन प्रपोज्ड, तो तब जाके क्या किया? हाइजन ने प्रपोज किया एक मीडियम को। उनने प्रपोज किया एक मीडियम को जिसको हम इथर कहते हैं। ये यूनिवर्स में पाया जाता है, जो ये इथर है ये यूनिवर्स में पाया जाता है। उसने उसमें क्या कहा? जो इथर जो होता है हाइपोथेटिकल मीडियम। दैट मीन्स कि हमें हाइपोथेटिकल मीडियम होता है उसको क्या कहा? उसने इथर को कहा है। और उस इथर के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? उन्होंने कहा कि वो मासलेस होता है, उसमें मास नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, उसमें कलर भी नहीं होता है, वो इनविजिबल होता है, उसने कहा कि वो इनविजिबल होता है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। हाई इलास्टिटी होता है। इलास्टिटी आपको पता है, ये दो टर्म्स है, इलास्टिटी और प्लास्टिटी। तो जो इलास्टिटी होती है जब हम किसी चीज़ को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसको जो इसकी जो शेप होती है उसको डिफॉर्म करते हैं, तो जब हम उसको रिलैक्स करते हैं वो अपने फॉर्म में आ जाता है। जैसे इलास्टिक हम क्लोथ्स में लगाते हैं, तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जब उसको खींचते हैं, तब जाके हम रिलीज करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। एंड नो डेंसिटी, और उसमें कोई डेंसिटी भी नहीं होती है।
तो क्या कहा हाइजीन ने कहा कि जो ये एनर्जी है, जो ये लाइट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये ट्रैवल करती है वेव फॉर्म में, जस्ट लाइक या हार्मोनिक डिस्टर्बेंस जिस तरह साउंड होती है, लेकिन साउंड के लिए ज़रूरी मीडियम होता है। तो तब जाके उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम को प्रपोज किया जिसको हम इथर कहते हैं, और इथर की प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने बयान किया है कि वो मासलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनविजिबल होते हैं, और क्या होते हैं, इनविजिबल मीडियम होता है और इनविजिबल होते हैं, और हाई इलास्टिसिटी होता है, और उनके पास उसके पास डेंसिटी नहीं होती। किसके पास? इथर के पास, जो हाइपोथेटिकल मीडियम उसने प्रपोज किया। तो कौन कौन से फिनोमेनन्स जो है जिन्होंने हाइजीन ने जिनको एक्सप्लेन किया, उसमें पहला आता है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये वो फिनोमेनन्स है जिन्होंने जिसको किसने? हाइजीन वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो कौन से? जो पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है और रमन इफेक्ट आता है, इनको हाइजीन ने एक्सप्लेन नहीं किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी है, किसमें? 1873 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या मैक्सवेल क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल कहता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट होती है वो बनी हुई होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एक्सरे है, जैसे कि गामा रेज है, विजिबल रेज है, विजिबल जो लाइट में आती है, विजिबल जो लाइट में आती है। अगर हम उनको याद करेंगे, रेमी एक्स जी, रेमी VUXG, जिसमें क्या क्या है? पहला रेडियो वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं, इंफ्रारेड रेज आते हैं, विजिबल रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, एक्स रेज आते हैं, गामा रेज आते हैं। ये सारे के सारे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उन्होंने क्या कहा? जो लाइट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनमें एक ए वेक्टर और बी वेक्टर और ई वेक्टर होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होने के बाद जब वो प्रोपोगेट करते हैं वो भी परपेंडिकुलर के शेप में होते हैं। अगर हमारे पास एक वेव है और अगर हम दूसरी वेव अगर ऐसे डालेंगे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ए वेक्टर, जो ई वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर हम इसको डिनोट करेंगे ई वेक्टर से, वेक्टर को हम ऑलरेडी डिनोट करते हैं इससे। कोई भी अगर ए वेक्टर को हमें डिनोट करना हो तो हम इस तरह ए वेक्टर को डिनोट करेंगे, अगर हमें बी वेक्टर को डिनोट करना हो तो हम इस तरह बी वेक्टर को डिनोट करेंगे। तो ई वेक्टर को हमने डिनोट किया किस तरह से? इस तरह से, और जो बी वेक्टर है वो हम डिनोट करेंगे इस तरह से। उन्होंने कहा कि जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो वेक्टर लेंगे हम तो उनकी जब वो प्रोपोगेट करेंगे तो वो किस तरह प्रोपोगेट करेंगे? वो ऑसिलेट प्रोपोगेट करके किस तरह? 90 डिग्री में प्रोपोगेट करेंगे, वो 90 डिग्री में। दैट मीन्स ई वेक्टर और बी वेक्टर जो होगा, ई वेक्टर और जो बी वेक्टर, ई वेक्टर और जो बी वेक्टर होगा वो आपस में 90 होगा। 90 होने के बाद जब वो प्रोपोगेट करेंगे इस तरह से, प्रोपोगेट करेंगे इस तरह से, जब वो प्रोपोगेट करेंगे इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90, वो भी 90 होगा। ओके, तो क्या कहा उन्हें? लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन व्हेन दे ट्रैवल्स एंड व्हेन दे प्रोपोगेट्स विद ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। तो वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो हम c से डिनोट, C/1/रूट ऑफ μ0 एप्सिलॉन 0। लेकिन जो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है, ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। लेकिन इसको जो दिया, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है, वो किसने दी है? वो हर्ट्ज ने दी है। किसने? वो हर्ट्ज ने दी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है थ्योरी जो है वो मैक्सवेल ने दी, और जो उनकी वेलोसिटी जो है वो हर्ट्ज ने दी। क्वांटम थ्योरी जो है वो 4th नंबर पे आती है। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट तक हमें पहुँचना है। तो हमने 1 बाय 1 उनको डिस्कस किया है, तो हम पहुँचेंगे कहाँ तक? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट तक हमें पहुँचना है। तो जो बीच में आती है वो क्या होती है? वो क्या आती है? जो बीच में जो थ्योरी आती है वो है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जिसको
प्रपोज किया है मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक क्या कहता है? मैक्स प्लांक कहता है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम फोटॉन कहते हैं। जो उन्होंने कहा कि लाइट जो ट्रैवल करती है टिनी पैकेट्स ऑफ, समझ लिए, टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम फोटॉन कहते हैं। जो टिनी पैकेट मीन्स क्या, पैकेट का मतलब क्या होता है? पैकेट का मतलब होता है जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसको हम कभी कभार क्वांटा भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना कभी कभार क्वांटा, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन, और वी कैन कॉल देम क्वांटा। तो क्वांटा जो होता है, क्वांटा क्या होता है? वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। अगर हम किसी बाजार में दूध लेने जाएंगे तो हमें वो फिक्स्ड वैल्यू देता है, या तो 1 लीटर देगा या तो वो आधा लीटर देगा। तो आधा लीटर से कम नहीं देगा। 0.22, जैसे कि हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं, वो होते हैं 14, 15, 16 लाइक दैट। कभी कभार आपने कहा, किसी ने कहा कि हमारे जो है 14.5 स्टूडेंट्स होते हैं। जो वो 14, 15, 16 फिक्स्ड होता है, उसी को हम कांटा कहते हैं। वही फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसको हम लाइट इज द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन, और वी कैन कॉल देम कांटा। जो कांटा होता है, जो एनर्जी का जो वैल्यू होता है, वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। ओके, और कभी नहीं होता है। जो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है वो होती है ई, उसको हम डिनोट करते हैं ई से। वो ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये हम पढ़ेंगे वेव्स में, जब हमें वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे हम इस को डिराइव कर देंगे। तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है वो किसके बराबर होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू। पर हमें पता है जब वेव्स के बारे में, तो न्यू जो होता है वो सी बाई लैम्बडा के बराबर होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एच लैम्बडा के, ये न्यू के बदले हम सी अपॉन लैम्बडा डालेंगे। तो ये जो एनर्जी आई हमारे पास, ये आई फोटॉन की एनर्जी, क्वांटा एनर्जी। जो फोटॉन की एनर्जी है वो आई है ई इज इक्वल टू एच न्यू के बदले हमने पुट किया था वैल्यू सी अपॉन लैम्बडा। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जिसको प्रपोज किया है डिब्रोगली ने। तो डिब्रोगली क्या कहता है? मैटर बिहेव्स लाइक ए वेव एंड वेव बिहेव्स लाइक ए मैटर। तो डिब्रोगली ने एक जो स्टेटमेंट दिया है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, उसमें ये कहता है कि मैटर बिहेव्स लाइक ए वेव। जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव जैसे कि वेव होती है, और जो वेव होती है वो बिहेव करती है जस्ट लाइक मैटर। तो उन्होंने किस तरह ये प्रूव किया है कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, वेव बिहेव्स मैटर एंड मैटर बिहेव्स वेव। तो उन्होंने एक जो वेवलेंथ दी है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। हमें पता है जो लैम्बडा होता है वो वेवलेंथ होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? एक क्रस्ट से लेकर दूसरे ट्रफ तक, जो ये डिस्टेंस आती है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जो ये लैम्बडा है, जो ये वेवलेंथ है डिब्रोगली की, उसने किस तरह कहा कि जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव, और जो वेव होती है वो बिहेव करती है मैटर को। उसने एक इक्वेशन दी है जिसको हम डिब्रोगलीज वेवलेंथ कहते हैं। वो कहती है कि h अपॉन m into v, where h is a Planck's constant and m is the mass and v is the velocity। इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव, बिहेव करता है वेव, दैट मीन्स लैम्बडा जो वेव में आता है, तो वेव बिहेव करता है। और जो अब किस तरह हमें पता चलेगा कि जो मैटर होता है, जो हमें पता है कि वेव बिहेव लाइक ए मैटर, तो हमें अब किस तरह पता चलेगा जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव। ये जो था वेव बिहेव्स एज ए मैटर, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि मैटर बिहेव्स लाइक ए वेव, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे। जो लैम्बडा होता है वो आया h अपॉन जो m इंटू वी जो होता है वो p के बराबर होता है, दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी बराबर होता है किसके? लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो पार्टिकल में होता है, वो बॉडीज में होता है जो पार्टिकल की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे m इंटू वी के बदले p को, जो हमें लीनियर मोमेंटम बताता है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले चलेंगे तो जो p होता है वो यहाँ चला जाएगा और जो लैम्बडा है वो नीचे आएगा। तो p किसके बराबर आया?
h अपन लैम्बडा। दैट मीन जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव। तो डिब्रोगली जो होता है उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किस तरह से बयान किया। उन्होंने कहा कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होती है, मैटर बिहेव्स लाइक ए वेव एंड वेव बिहेव्स लाइक ए मैटर। तो डिब्रोगली ने एक वेवलेंथ दी है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। उन्होंने कहा कि जो लैम्बडा होता है वो h अपन mv होता है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड mv ये होता है मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि जो लैम्बडा होता है वो वेव से डील करती है, वेवलेंथ होती है वेव की। तो इससे हमें पता चलता है कि वेव जो होती है वो बिहेव करती है क्या, मैटर को। तो यहाँ पे मैटर किस तरह वेव बिहेव करता है, तो मास इनटू वेलोसिटी हमें पता है मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मैटर में होता है। तो मैटर हमने मोमेंटम को ऊपर लिया तो वेव को नीचे लिया। तो यहाँ पे हमें बयान होता है कि जो मैटर होता है वो बिहेव करता है वेव। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।